हेलो स्टूडेंट्स, मेरे एमए फाइनल में आ गए सभी बच्चों का मैं आज की पहली वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। आप सभी से एक लंबे अंतराल के बाद मुखातिब होने का मौका मिला है। आप सबको देखना चाहती हूँ लेकिन मजबूरियाँ हैं, कोरोना काल चल रहा है, हमें घर पर ही रहना है और घर पर रहते हुए ही पढ़ाई करनी है। तो आप सबको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने के लिए बधाई। अ, आपके इस साल जो भी पेपर्स लागू हो रहे हैं उसमें से पेपर सिक्स्थ, जिसका शीर्षक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ये आपको मैं पढ़ाऊंगी। और चूंकि कुछ मजबूरियां हैं इसलिए यह तरीका ढूंढा गया है कि पीपीटी के माध्यम से या पीडीएफ नोट्स के माध्यम से या बोलकर कैसे भी आप तक सिलेबस पहुंचाया जाए और क्लासेस वीडियो के रूप में कन्वर्ट करके या ऑडियो के रूप में जैसे भी आप तक पहुंच जाए। तो जैसे कि आप मुझे तो जानते ही हैं, मैं कविता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, डॉक्टर BRA गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर। यह परिचय नए जुड़ने वाले लोगों के लिए, मेरे पुराने बच्चे मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हिंदी और इंग्लिश में मैं हमेशा ही बच्चों को कहती आई हूँ कि आप दोनों ही भाषाओं में पढ़ने में तवज्जो दें, चाहे लिखने का माध्यम आपका हिंदी हो। अब आप एमए फाइनल में हैं और पिछले साल भी मैंने आपसे बहुत बार कहा था कि कोई ना कोई एक इंग्लिश की किताब, जो इंग्लिश राइटर की किताब है, वो आप लें और उसे पढ़ने का प्रयास करें, ताकि 3-4 महीनों में आप पाएंगे कि आप कोई भी इकोनॉमिक्स की इंग्लिश मीडियम की किताब को पढ़ सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है हिंदी में ही आपके सामने नोट्स जुटाने की, लेकिन उसका अंग्रेजी अनुवाद भी है या अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद भी, दोनों इकट्ठे डाले हैं मैंने। तो मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जानने से पहले हम ये तो जानते ही हैं कि आज विश्व के किसी भी एक देश में कोई भी एक समस्या खड़ी हो जाए, वह पूरे विश्व तक फैल ही जाती है। अभी हम एक चिकित्सा दुविधा में पड़े हुए हैं जिसको हम कोरोना बीमारी के नाम से जानते हैं, लेकिन कोरोना ने पूरे विश्व को चिकित्सकीय रूप से तो प्रभावित किया ही है, लेकिन आर्थिक रूप से भी दुगुना तिगुना या 10 गुना प्रभावित कर दिया है। आज हर एक देश अपनी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, क्योंकि 3-4 महीनों के कड़े लॉकडाउन के दौरान जबकि अर्थव्यवस्था ठप सी हो गई, अपनी अर्थव्यवस्था को गर्त में जाते हुए हर देश देख रहा है, दुखी है। तो ये स्पष्ट है कि हम आज के युग में आत्मनिर्भर केवल बनकर नहीं रह सकते, हमें अंतर्निर्भरता की भावना से ही चलना पड़ेगा। और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का मूल जो मंत्र है वह यही है कि आत्मनिर्भरता से अंतर्निर्भरता की ओर बढ़ना, जिससे कि उपभोक्ता का अधिकतम भौतिक कल्याण संभव हो सके, जो कि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य भी है। अधिक स्पष्ट शब्दों में समझाना चाहूँ तो अर्थशास्त्र का मूल उद्देश्य उपभोक्ता के रूप में व्यक्ति की समस्त भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, यदि उसका आय स्तर उसे इजाजत देता है। इसी वजह से आज हम भारत देश में बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया की कीवी खा रहे हैं, या अमेरिका का सेब खा रहे हैं, या कहीं भी किसी देश से प्रोड्यूस हुआ पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ की वस्तुएं, हीरे जवाहरात और कपड़े और जो भी चीज़ की हमारे यहाँ विदेशों में हमारी चीज़ों की डिमांड है, वो सब विदेशों में आसानी से आ जा रही हैं। तो इस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की ही एक ब्रांच है या एक विशिष्ट शाखा है,
के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारी बातें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे आगे, जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। थोड़ा लिखने की दृष्टि से थोड़ा सा आप अच्छी भाषा में लिखेंगे तो आपके उत्तर में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आपके सामने स्लाइड में लिखी दिख ही रहा है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी। हिंदी वाला पढ़ देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एक क्षेत्र है जो किसी राष्ट्र की आर्थिक बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर इसके प्रभावों या परिणामों से संबंधित है। कोई भी देश क्या सोचता है, क्या डायलॉग्स करता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के बारे में क्या सोचता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहता है कि नहीं चाहता, उसकी समस्त बातों का प्रभाव जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र इन्हीं से संबंधित है। यह आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों और वस्तुओं और सेवाओं, वित्त और विदेशी निवेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निहितार्थ का आकलन करने में मदद करता है। जितनी भी चीजें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देनों से जुड़ी हुई है, चाहे वो मुद्राएं हों, चाहे वो निवेश हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हों, उन समस्त का लेन देन, उनकी प्रक्रिया, उनका विस्तृत अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र खुद स्वयं में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। तो और भी कई दृष्टि से आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र जो है उसके अंतर्गत मतलब दो वर्गों में हम इसे बांट सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को। पहला इसका उपक्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दूसरा इसका उपक्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय वित्त। आज के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की महत्ता बढ़ती ही जा रही है। पिछली 40-50 सालों से उठाएं तो बहुत ज़्यादा इसका महत्व बढ़ गया है, क्योंकि विभिन्न देशों की अंतर्निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि बहुत सारे देश, एक वक्त तो ऐसा आया जबकि बहुत सारे देश द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते करते थे और यूरोपियन कंट्रीज ने, बहुत सारे देशों ने मिलकर एक यूरोपियन यूनियन बना लिया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की तरफ एक कदम था और स्पष्ट रूप से यह अंतर्निर्भरता की तरफ बढ़ाया गया एक कदम था। उन देशों की अलग अलग मुद्राएं फिर एक ही मुद्रा यूरो के रूप में प्रचलित हो गई और अलग अलग जब वो देश थे तो अमेरिका और अन्य देशों को compete नहीं कर पाते थे, लेकिन जैसे ही वो सब एक हो गए, उनका एक इकोनॉमिक मार्केट हो गया, उनकी एक मुद्रा हो गई, तो वो एक तरीके से एक विकल्प के रूप में अमेरिका और चाइना और अन्य देशों के सामने एक विकल्प के रूप में खड़ा हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में इस तरह के बहुपक्षीय व्यापार समझौतों का ही नहीं, वरन ईसीएम यानी यूरोपियन यूनियन मार्केट जैसे जो कि ट्रेड पार्टनर्स देशों का एक गुट बन गया था, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसको अपन जैसे कई बार बचपन में हम पढ़ते हैं या हम सुनते हैं कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है परंतु लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ना मुश्किल होता है। तो यूरोपियन यूनियन पर यह बिल्कुल ही साबित होता है कि ये सब देश जो हैं वो राष्ट्रीय के बजाय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण की सोच के नतीजों के परिणाम है। एशिया में भी विभिन्न एशियन देश आपस में मिलकर इस तरह के संगठन बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल एक ऐसा समय आ गया है कोरोना बीमारी की वजह से कि वापस सारे देश जो हैं वो अपने आप में सिमटने लगे हैं, यानी कि फ्री ट्रेड के स्थान पर प्रोटेक्टिव ट्रेड की बात करने लगे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा संरक्षण देने लगे हैं। अमेरिका इसमें सबसे अग्रणी है, भारत ने भी कुछ कदम उठाए हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी बहुत से कदम उठाए हैं, यहाँ तक कि इंग्लैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग भी हो चुका है। इस प्रक्रिया को ब्रेग्जिट कहते हैं। अभी यह प्रक्रिया अधीन है, चल रहा है। तो अभी हाल फिलहाल के फेज़
को छोड़ दें तो इससे पहले का जो समय था वह अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र के लिए स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। WTO जैसी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाएं जो हैं वो संरक्षणवाद के खिलाफ उठाया गया एक कदम था और बहुत से देशों ने इसे सहर्ष स्वीकृति दी और इस हिसाब से पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित किया जाता रहा। आज भी WTO अपने अस्तित्व में है, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों की वजह से अमेरिका जैसे देशों के असहयोग की वजह से थोड़ा सा इसके कार्यकलापों में की गति धीमी हो गई है, लेकिन पुनः अच्छा समय आएगा। हम इस चीज़ से जल्दी ही उबर जाएंगे और पुनः अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की मुख्य जो उद्देश्य है आंतरिक निर्भरता की बजाय अंतर निर्भरता को प्राप्त करना, ये हम वापस से प्राप्त कर पाएंगे। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र की बढ़ती हुई महत्ता, यदि इस तरीके से कोई छोटा प्रश्न आता है तो इसमें आप इस तरीके से दे सकते हैं कि आज जो है पूरा विश्व इस तरीके से जुड़ चुका है व्यापार की दृष्टि से कि एक चीज एक कोने से दूसरे कोने तक विश्व के आराम से परिवहन के द्वारा पहुंचा दी जाती है और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में वह वहाँ के लोगों को प्राप्त हो जाती है। यद्यपि वे खुद उस वस्तु को बनाने का प्रयास करते तो या तो उत्पादित ही नहीं कर पाते अथवा बहुत ही महंगे दामों पे उत्पादित कर पाते। तो इस प्रकार से हम आगे चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पर औद्योगिकरण का प्रभाव पड़ता है, उन्नत परिवहन का प्रभाव पड़ता है, वैश्वीकरण की भावना का प्रभाव पड़ता है, बहुराष्ट्रीय निगम इसमें बहुत बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं और बाह्य स्रोत से कार्य निष्पादन, आजकल हम BPO कहते हैं कि भाई आप यहाँ बैठे हैं और अमेरिकन कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और अपने घर से ही लैपटॉप से इंटरनेट के माध्यम से काम कर रहे हैं। तो इस तरह के कार्य को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की वजह से ही मिला है। तो इन सभी का व्यापक प्रभाव पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय या व्यापार व्यवस्था पर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बिना आज कोई भी देश जो है वो आत्मनिर्भर बनकर कुछ ही दिनों तक जीने की कल्पना भी कर सकता है, यह सोचना भी लगभग असंभव जैसा है, क्योंकि हम बहुत रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। न केवल वस्तु व्यापार बल्कि सेवा व्यापार की दृष्टि से भी आजकल हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इंटरनेट सेवाएं और कंप्यूटर युग और कंप्यूटर क्रांति ने इस चीज़ को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है। तो इस तरीके से आप जो है बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र देशों के लिए सबसे आवश्यक अवधारणाओं के रूप में उभरा है। इन पिछले 50 वर्षों में यदि देखें खास तौर से, तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विभिन्न सैद्धांतिक, अनुभवजन्य, जिनको हम एम्पेरिकल कहते हैं, तथा वर्णनात्मक योगदान के साथ इस अर्थशास्त्र का यानी अर्थशास्त्र की इस शाखा का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। आमतौर पर राष्ट्रों के बीच आर्थिक गतिविधियां राष्ट्रों के भीतर की गतिविधियों से भिन्न होती हैं। व्यापार हम एक देश के भीतर भी विभिन्न स्टेट्स के साथ करते हैं, केरल राजस्थान के साथ, राजस्थान हरियाणा के साथ या हरियाणा कश्मीर के साथ। यह अंतर्देशीय या अंतर राज्यीय व्यापार कहलाता है, लेकिन यह भिन्न होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कुछ मुद्दों पर। यद्यपि अर्थशास्त्रों का एक वर्ग है ऐसा जो यह मानता है कि दोनों में कोई बहुत ज़्यादा भिन्नता नहीं है, इसलिए एक ही प्रकार के सिद्धांत दोनों पर लागू किए जा सकते हैं, लेकिन दोनों में वास्तव में भिन्नताएं पाई जाती हैं और कुछ मुद्दों पर तो स्पष्टतः भिन्नता पाई जाती है। जैसे अलग अलग देशों की मुद्रा प्रणाली अलग अलग होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान की समस्या खड़ी होती है और उनको निपटाने के लिए अलग सिद्धांतों की जरूरत पड़ती है, जबकि एक ही देश में विभिन्न राज्यों के भीतर एक ही मुद्रा
चलायमान होती है तो उसी में भुगतान कर दिया जाता है और वहाँ भुगतान या विनिमय दर के निर्धारण जैसी कोई समस्या नहीं आती है। दूसरी बात है भौगोलिक दूरियां। हालांकि एक देश में, बड़े देश में भी भौगोलिक दूरियां बहुत हो सकती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि राजस्थान से केरल सामान भेजना ज़्यादा मुश्किल है वनिस्पत राजस्थान से पाकिस्तान बॉर्डर पे कोई सामान भेजना, क्योंकि हम पाकिस्तान बॉर्डर पे रहते हैं तो भौगोलिक दूरियां वहाँ ज़्यादा नहीं है। यस, ये कारण है जो कि अंतर्राज्यीय व्यापार के अंतर्गत भी पाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा वैश्वीकरण की वजह से व्यापार से लाभ, व्यापार का पैटर्न, भुगतान संतुलन की समस्या, एफडीआई की समस्या, ये सब ऐसी समस्याएं हैं जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में अलग से सिद्धांतों की आवश्यकता को महसूस करती है और पढ़ाई जाती हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के स्कोप में हम यदि देखें तो इसमें अध्ययन को दो भागों में स्पष्ट से बांटा गया है, एक थ्योरेटिकल, एक डिस्क्रिप्टिव, सैद्धांतिक और वर्णनात्मक। सैद्धांतिक अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को पुनः दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है प्योर थ्योरी ऑफ ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का शुद्ध सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम जो है एक सूक्ष्म भाग को लेते हैं, कुछ विषयों को लेते हैं, जैसे कि व्यापार का पैटर्न क्या होगा, उत्पादन पर व्यापार के प्रभावों का अध्ययन इसमें किया जाता है, खपत की दर क्या रहेगी, किस देश के प्रोडक्ट्स की दूसरे देश में क्या डिमांड है, उसी हिसाब से व्यापार प्रारंभ होगा, और आय का वितरण यानी कि लाभों का वितरण किस प्रकार होगा, और वस्तुओं सेवाओं की कीमतों और आर्थिक विकास की दर पर व्यापार के प्रभावों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो प्योर थ्योरी ऑफ ट्रेड पहला भाग है सैद्धांतिक अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का, और दूसरा है मौद्रिक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के मौद्रिक सिद्धांत यानी भुगतान संतुलन के सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम कहते हैं, उनसे संबंधित समस्त मुद्दों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे कि यह भुगतान और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय तरलता के बीच असमानता के कारणों का अध्ययन करता है। डॉलर स्ट्रॉन्ग क्यों है, रुपया कमजोर क्यों है, पाकिस्तानी रुपया हमारे रुपये से भी कमजोर क्यों है ना, येन है, फ्रैंक है, फ्रांस का जो मुद्रा है उसको फ्रैंक कहते हैं, यूरो है, ये मजबूत क्यों है, तीसरी दुनिया के देशों की मुद्रा की कोई वैल्यू क्यों नहीं है। ये सारी बातें अंतर्राष्ट्रीय तरलता के बीच ये समानता को अभिव्यक्त करती हैं। तो इन सब का अध्ययन हम इस मौद्रिक सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। दूसरा जो विभेद है वो है वर्णनात्मक अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। काफी डिस्क्रिप्टिव रूप में, पहला वाला हमने कहा कि सूक्ष्म रूप से उनका अध्ययन किया जाता है समस्याओं का, लेकिन वर्णनात्मक अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम IMF, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंकटाड जैसी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का विस्तार से अध्ययन करते हैं और विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह हैं और जो वित्तीय संबंध हैं, उनसे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनका हम इसके अंतर्गत विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो ये दो शाखाएं या दो वर्गों में हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विशेष क्षेत्र को, जिसको हम स्कोप कह रहे हैं, को विभाजित करके हम इसका अध्ययन करते हैं। तो आज पहली क्लास में इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा है आपको इससे लाभ मिलेगा, और नेक्स्ट क्लास में जब तक आप इसे पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।